हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजी और कोड है 4004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन 12 वाले क्वेश्चन में, 12 वाली वीडियोज में हमारे 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 में 6 जो है अति लघु प्रश्न उत्तर है। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। क्या चलचित्र एवं दूरदर्शन अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं? चलचित्र एवं दूरदर्शन ये वर्तमान समय में मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। संभवतः चलचित्र से अधिक लोकप्रियता मनोरंजन के किसी दूसरे साधन को कभी नहीं मिली होगी। जितनी लोकप्रियता हमारे टेलीविजन, मोबाइल इनके द्वारा मिली है, इतनी लोकप्रियता अन्य किसी मनोरंजन के साधन को नहीं मिली होगी। आज आधुनिक जनसमूह के समक्ष शीघ्रता से अभिव्यक्ति का यह सफलतम साधन है, जिसने आधुनिक युग के मानव ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भाई, ये जो मनोरंजन का जो साधन है, टेलीविजन, मोबाइल, डिश, वाईफाई, भाई ये मनोरंजन के साधन में ही तो आते हैं। भाई इनके द्वारा हम सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। और ये उभरती हुई तकनीकी, इसने समाज में बहुत अच्छी लोकप्रियता हासिल की है और समाज को एक नया भविष्य दिया है, मनोरंजन दिया है। लेकिन किसी ने क्या बोला है कि अति सबसे ज्यादा बुरी होती है। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, बुरी तरीके भी से कर सकते हैं। इसके विपरीत सदा से ही यह संदेश भी व्यक्त किया गया है कि चलचित्र बच्चों तथा युवकों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालकर उन्हें अपराध की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरणीयशील है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं और गलत तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में हमें जो मनोरंजन के साधन मिल रहे हैं और जो मिले हैं, अब से पहले हमें कभी नहीं मिले और ना ही हमारे समाज को मिले। ठीक है, हम बड़े ही लकी हैं। लेकिन इन मनोरंजन के साधनों का जिन्होंने समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों पे, युवकों पे, अब तो सभी उम्र के लोगों पे ये गलत प्रभाव डालता है। आजकल मैंने देखा है, जिन अम्माओं की उम्र 60 प्लस है, वो भी आजकल फोन चलाती हैं और उनका आनंद लेती हैं और पूरे पूरे दिन उसी में लगी रहती हैं। उनको भी दूसरी दुनिया कोई अच्छी लगती ही नहीं है, सिर्फ यही दुनिया पसंद आ गई है। ठीक है, तो जहां ये जो हमारे चलचित्र, दूरदर्शन अब एक तरह से हमारे समाज में मनोरंजन के उत्तम साधन है, दूसरी ओर ये हानिकारक भी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। समलिंग कामुकता से आप क्या समझते हैं? समलिंग कामुकता ये आईपीसी की धारा 377 के द्वारा है। इसको अब हटा दिया गया है। पहले ये लागू थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसमें क्या होता है, लड़की प्लस लड़की, लड़का प्लस लड़का, या लड़की प्लस किन्नर, या लड़का प्लस किन्नर, किन्नर प्लस किन्नर। मतलब ये आपस में दोनों, लड़की लड़की, लड़का लड़का,
लड़की किन्नर या लड़का किन्नर या किन्नर किन्नर आपस में अगर सेक्स करते हैं या यौन कार्य करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में अब नहीं है। धारा 377 हटा दी गई है और यही है समलैंगिकता। ठीक है, आगे चलते हैं। समलिंग कामुकता, इसमें एक ही लिंग के व्यक्तियों, लड़की लड़की या लड़का लड़का द्वारा आपस में लैंगिक मैथुन से है। प्रायः यह अपराध होता है, इसी वजह से मनुष्य के पुरुषत्व का ह्रास होता है तथा अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इस प्रकार के अपराध गिरोहों, मिलिट्री बैरकों, विद्यालयों के छात्रावासों एवं जेलों में अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो अपराध हैं, यहां पर बोला है गिरोह, मिलिट्री बैरकों, विद्यालय यानी जो छात्रावास होते हैं और जेलों में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल भाई जो ये जो किन्नर हैं, ये जो लड़की लड़के हैं, आजकल समाज में चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं कि यहां पर इनकी संख्या ज्यादा रहती है। लड़की लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़का, इनकी संख्या कहां ज्यादा रहती है? गिरोहों में, जहां इनका 1 से 2 से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, मिलिट्री बैरकों में, विद्यालयों के छात्रावास हॉस्टल्स में और जेलों में इस प्रकार के अपराध मिलते हैं। लेकिन आजकल समाज में ये चारों तरफ देखने को आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पर अब ये जो पहले लड़की लड़की और लड़का लड़का थे, अब इसमें किन्नर भी शामिल हो गए हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति वर्ष 17 लाख व्यक्तियों को बीडी होता है और इसकी वृद्धि समलैंगिक मैथुन के कारण है। बीडी रोग होता है आपस में समलैंगिकता बनाने से, जैसे एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में सेक्स करते हैं, एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में यौन अपराध करते हैं, उससे एक बीडी नाम का रोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सब समझदार हो, समझ चुके होंगे और बहुत जल्दी समलैंगिकता के ऊपर आपकी एक लॉन्ग वीडियो आएगी, क्योंकि आजकल यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, बनने लगे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें, इसका पूरा इतिहास आपको खोल के दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिति जन्य अपराध से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है स्थिति जन्य, यह अपराध किन्हीं विशेष स्थिति में उत्पन्न होते हैं। प्रायः कोई भी व्यक्ति समाज के अहित के लिए कार्य नहीं करना चाहता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि मनुष्य को बाध्य होकर अपराधोन्मुख होना पड़ता है। इसी संदर्भ में प्रायः बहुत से विद्यार्थियों को असफल होने पर आत्महत्या करते हुए सुना जाता है। स्थिति जन्य क्या होती है? इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो मजबूरी, अगर किसी व्यक्ति का मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तब वो उत्पन्न होती हैं, या किसी व्यक्ति पर शारीरिक या मानसिक दबाव दिया जाता है, उस स्थिति में आत्महत्या जैसी घटना देखने को मिलती है। या जो अपराधी होते हैं, भाई किसी से जो बाल अपराधी है या महिला है या जिसने पहली बार अपराध किया है, वो डर जाता है, सहम जाता है और वो क्या कर लेता है, जेल जाने के डर से आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे अपराधों को, ऐसी हत्याओं को स्थितिजन्य कहा गया है। यह अपराध किन्हीं विशेष स्थिति में उत्पन्न होते हैं। भाई इनके लिए स्थिति कुछ विशेष होनी चाहिए, जैसे मैंने अपराध का एग्जांपल दे दिया है, मानसिक या शारीरिक दबाव बता दिया है, या शिक्षा। आजकल शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। ये नहीं कि मतलब ज्ञान जो है बेकार है, नहीं,
आजकल जब व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और जब उसे कामयाबी नहीं मिलती है और परिवार के ताने, समाज के ताने और बेरोजगारी उसे जब खाती है, तो ये इस दबाव को झेल नहीं पाता है और ये मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण आत्महत्या कर लेता है। आज का जो समाज है वो कैसा है, परिवार कैसा है? जब हम पढ़ते हैं तो हमारे परिवार वाले हमें जब थोड़ा थोड़ा सा होश रहता है, फिफ्थ क्लास मान लो, फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सभी परिवार वाले बच्चे से पता है क्या कहते हैं कि तुम पढ़ो, हम आपके पीछे बैठे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे से, खर्चे से हम पीछे हैं, आप क्यों परेशान हो? या अगर इनमें से 5 से 12 क्लास के बीच का कोई भी बच्चा अगर गलती से काम पर चला जाता है तो इसके घर वाले, परिवार वाले इसे इतना मारते हैं बहुत ज्यादा कि हमने सिर्फ तुझे पढ़ने के लिए छोड़ा है, तेरा उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाई करना, ये पैसे कमाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जैसे ही बच्चा ट्वेल्थ क्लास पास करता है उसके ऊपर परिवार का दबाव एक साथ आ जाता है, नौकरी, नौकरी लगाओ और पैसे कमाओ, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी, आपकी बहन की शादी नहीं होगी, पिता का कर्ज नहीं उतरेगा। भाई जिस बच्चे से आप फिफ्थ क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक ये कह रहे हो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका खर्चा, आपकी देखभाल सब हम करेंगे, कमाई की दिक्कत नहीं है, उस बच्चे की मनोस्थिति ऐसी बन गई वो आराम से रिलैक्स है। और उसी बच्चे को आप ट्वेल्थ के बाद 1 या 2 साल में इतना टॉर्चर कर रहे हो, इतना टॉर्चर कर रहे हो, नौकरी लगाओ, पैसे कमाओ, घर पे कर्ज हो गया है, माँ बाप परेशान है, तो उस स्थिति में बच्चा मेहनत करता है, अगर वो असफल हो जाता है किसी कारण से तो इस तनाव को वो झेल नहीं पाता है। तो आज का जो समाज है, मेरे मानना ये है कि हमें अपने बच्चों को फिफ्थ क्लास से ही थोड़ा थोड़ा हुनर उनके अंदर डालना चाहिए, चाहे वो हुनर किसी भी प्रकार से हो, खेल का हो, संगीत का हो, कला का हो, संस्कृति का हो या उसका कोई अन्य हो। जैसे आजकल फोन का वर्क है, ज्यादा नहीं, उसे 1 घंटा फोन का वर्क सिखाओ, मतलब उसकी मनोस्थिति ऐसी बनाओ कि हमें आगे जाकर समाज में पैसे भी कमाने हैं, हमें नौकरी भी लगानी है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार रखो। ये नहीं है एक साथ तो फिफ्थ से ट्वेल्थ तक भाई आप अलग रहो और एक साथ उसे ऐसी दुनिया दिखा दी जो उस पर झेली नहीं जा रही, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आत्महत्याएं जैसे मामले सामने आते हैं। फोर्थ, नियोजित अपराध से आप क्या समझते हैं? नियोजित अपराध, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सोच विचार कर आशयपूर्वक किए जाते हैं, जिन्हें पूर्व नियोजित अपराध कहा जाता है। इस अपराध के अपराध को 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। पूर्व नियोजित अपराध जो सलाह से, संगठित रूप से, नियम बना के कब मारना है, कब अंजाम देना है अपराध को, कहां अंजाम देना है, किसे अंजाम देना है, यानी पूरी व्यवस्था बना ली जाती है। कौन कौन जेल जाएगा, कौन जमानत कराएगा, कौन वकील के पैसे देगा, ये सारी पूर्व नियोजित घटनाएं होती हैं, पूर्व में ही इनकी व्यवस्था बना ली जाती है। नंबर 1, अपराध करने की इच्छा, भाई इनकी इच्छा है तभी तो इन्होंने ये इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया है। अपराध करने की पूर्व नियोजित पद्धति, इस प्रकार के अपराध बहुधा दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे घिराव, तालाबंदी तथा धारा 144 से संबंधित अपराध इत्यादि। नंबर है 5, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आने की संभावना 70% है। टार्डे के अनुकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? टार्डे एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार अपराध एक सीखा हुआ व्यवसाय है। यहां पर बोला है टार्डे ने, जो अपराध है ये अचानक होने वाला नहीं है, इसे सीखा जाता है परिवार से, समाज से, माहौल से, ठीक है?
जनसंख्या के केंद्रीयकरण से अनुकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। अपराध एक सीखा हुआ व्यवसाय होने के कारण जिन शहरों में अधिक कुशलता एवं प्रशिक्षण होता है वहां अपराध भी अधिक होते हैं। देखो, जहां पर क्या होता है, कुशलता और प्रशिक्षण, मतलब अपराधों को सिखाने के लिए या उसे व्यक्ति जो देखता रहता है उसके आधार पर अपराधी मन बन जाता है और अपराधी ज्यादा हो जाते हैं। ये जो टारडे वाला था भाई, फिर बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। सिक्स है संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं? जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा नियोजित ढंग से, नियोजित का मतलब होता है पूर्व योजना बनाना, ठीक है, पहले ही योजना बना लेना कहां पे अपराध करना है, कौन कौन अपराध में शामिल होगा, किसके संग अपराध किया जाएगा, या कहां तालाबंदी होगी, कहां घेराव होगा, कहां, इस प्रकार के पूर्ण नियोजन होने के बाद ये संगठित अपराध करते हैं और संगठित होकर किया जाता है तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। ऐसे अपराधों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का लक्ष्य एक होता है। ये जो संगठित अपराधी हैं इन सभी का उद्देश्य लक्ष्य एक होता है। अपराधी कार्य में अपना सहयोग देते हैं। अपराध प्रायः गंभीर प्रकृति के होते हैं और सामान्य अपराधों की अपेक्षा उनसे समाज को अधिक हानि होती है। संगठित अपराधों में मुख्य रूप से चोरी, जुआ और तस्करी आदि आते हैं। देखो, जो संगठित अपराधी होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। एक अपराधी चाहे वो बार बार अपराध कर रहा है वो इतना घातक नहीं है जितना कि जो संगठित है। ये पूरी योजना के साथ अपराध करते हैं, कहां करना है, कैसे करना है, किसके खिलाफ करना है, फिर ये योजना ही बना लेते हैं कि हमारी जमानत कौन कराएगा, हमारा वकील कौन नियुक्त करेगा, पैसा कौन खर्च करेगा। ये पूरी योजना बनाने के बाद अपराध को करते हैं जिसमें चोरी, डकैती, जुआ, तस्करी, हत्या, तालाबंदी, घेराव, ठीक है, अपहरण, ऐसे अन्य सभी अपराधों को अंजाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह जो छोटे छोटे 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे ये 6 इसलिए कराए हैं कि इनकी जो संख्या है आने की बहुत ज्यादा है, इनका जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा आने का है पेपर में। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज आपका क्रिमिनोलॉजी समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं आपने क्रिमिनोलॉजी की और वीडियोस देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आपने अच्छे से तैयारी की होगी और आप अच्छे से पेपर दे के आओगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।